आपकी हार्ट बीट अब बढ़ने वाली है बिकॉज क्योंकि पब्लिक जो होती है बड़ी पावरफुल होती है और जनता जनार्दन इनके हाथ में फैसला होता है कौन हिट है कौन फ्लॉप। माइक आपके पास आ रहा है जी। और यस जिनका कोई क्वेश्चन है विवेक सर से, दिव्यांश से, पंकज सर से और अमित सर से आप पूछ सकते हैं। यस ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਅਮਿਤ ਸਿਆਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੀਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं 2009 में एक जॉब करता था, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, बिहार से। वो बिहार में भी माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड में भी बहुत, एक्चुअली उत्तराखंड में सबसे बड़ा इशू है आज के वक्त। पलायन वहाँ बहुत होता है। तो हम लोग वहाँ बैठते थे, तो एक वो कई चीज़ होती है ना कि दो लोग मिलते हैं जिनकी सोच काफ़ी मिलती है। तो मुझे हमेशा से ये तकलीफ़ रही है बड़े होते हुए भी, ये देख के लोगों को कि जो लोग अपने सपनों के लिए आते हैं, बड़े शहर आते हैं, उनका ठीक है, जायज़ है जो चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग मजबूरी में आते हैं जो साल में एक बार अपने परिवार से मिलते हैं, जिनके बच्चे बड़े होते रहते हैं। तो मुझे उन्हें देख के लगता था जो नहीं रहना चाहते शहरों के अंदर, लेकिन उनकी मजबूरी है जो वो रहना चाहते। तो मुझे ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में बॉदर करती थी। फिर अनिमेश ने मेरे को ये कहानी सुनाई, जो ये कहानी भी माइग्रेशन के बारे में थी। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब एकदम एक ना ये मुनव्वर राना का एक शेर है जो मुझे हमेशा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी था इस फिल्म के लिए, कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ना कि आप बहुत कुछ छोड़ते हो भी हो, आप पाने के लिए जाते हो लेकिन बहुत कुछ छूट भी जाता है पीछे। तो ये जब उन्होंने बताया, और उस टाइम कहानी जो थी बहुत अलग थी, तो जिसमें हम पहले ये फिल्म बिहार में बेस्ड थी, फिर ये राजस्थान में बेस्ड थी। बिहार में इसलिए क्योंकि अनिमेश बिहार से हैं, राजस्थान में इसलिए क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। फिर लेकिन ये यूनिवर्सल कहानी है, माइग्रेशन जो पलायन है वो हर जगह का मुद्दा है। तो फिर पंकज 2018 में हमारे साथ जब जुड़े, तो वो बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। पंकज जो है, ये आप जो बच्चों का ह्यूमर देख रहे हैं, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो कुछ भी है। तो मैंने एक ड्राफ्ट लिखा हुआ था तब तक, तो फिर पंकज जब आए उस सिनेरियो के अंदर, तो फिर हमने इस कहानी को दोबारा पूरा तोड़ के वापस बनाया। और तब तक हमारी भी चीज़ें चेंज हो गई थी, हम जिस तरह से सोचते थे चीज़ों के बारे में, जो एक आपका परसेप्शन बदल जाता है। तो फिर हमने कहा यार ये माइग्रेशन का जो मुद्दा है ना, बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसे बताना बहुत हल्के तरीके से चाहिए। जो अगेन आप अच्छे फिल्म मेकर से सीखते हैं, जैसे राजकुमार ईरानी करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन बहुत प्यार से कह देते हैं। तो ये बच्चों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्वीटली आप कह दें, बात भी कह जाएं और ऐसा लगे भी नहीं कि आपने कोई भारी भारी बात कही है। तो उसके अंदर पंकज का बहुत योगदान था। और फिर जैसे मैं ड्रामा और इमोशंस अच्छे करता हूँ, तो मैं उस तरीके से वो बाकी चीज़ें फिर मैंने लिखी। तो करके फिर मैंने और पंकज ने एक स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट लिखा, जो ये फिल्म अब आपके सामने है। तो ये पूरा सफ़र रहा 10-12 साल का। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਦੀਸ਼ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। हाँ, तो उसका ना, वो जब हम लिख रहे थे तो हमें पता था ये बहुत बड़ा रिस्क है कि किस तरह से ऑडियंस रिएक्ट करेगी, ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन उसका जो कारण है वो एक बहुत, जो हम मेटाफोरिकल कारण बोलते हैं, वो थी कि मुझे ये 3 कैरेक्टर, एक उस पर एक अलग अलग आप चीज़ें देते हो हर कैरेक्टर को, और ये 3 अलग अलग कैरेक्टर थे। तो मुझे लगता है कि हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है आपका एक्सपीरियंस, एक होता है आपका दिमाग, एक होता है आपका दिल। तो और जब ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं तभी कुछ अच्छा होता है इवेंचुअली। तो जो भानु का कैरेक्टर है वो इसके अंदर एक्सपीरियंस वाला वो कैरेक्टर था, क्योंकि उसके फादर गुजर चुके हैं। तो ज़िंदगी जो आपको सिखाती है, तो फिर आपके डिसीजन आप उस दृष्टिकोण से लेते हैं। जो समय का कैरेक्टर था वो था दिमाग, जो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहता है, मुझे बॉल चाहिए, मुझे जूते चाहिए, जो मटीरियलिस्टिक हम एस्पेक्ट बोलते हैं लाइफ का। और चीनी है दिल,
और दिल जो होता है ना वो समझ में आता नहीं है अच्छे से। तो चीनी के जो डायलॉग थे वो जो उसको समझने में वक्त लगता है, तो वो जो है, और जब ये सब साथ में एक साथ आ जाते हैं ये तीनों चीज़ें, तो उसको क्योंकि वो दिल है और दिल की बात ज़रा देर से समझ में आती है, तो इसलिए चीनी के डायलॉग ऐसे लिखे गए थे। क्या बात। सबसे पहले आप सबको नमस्कार सर। मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं एक सेंट्रल स्टार पंजाब से थिएटर कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन अमित सर से है कि सर आपके लिए स्ट्रगल का क्या मतलब है? मतलब आपने बोला कि स्ट्रगल पहली फिल्म पाने के बाद था, तो सर आपके लिए स्ट्रगल का क्या मतलब है, क्या मायने हैं गुड आपके लिए क्वेश्चन। struggle? स्ट्रगल का मतलब बहुत समय के बाद मुझे समझ में आया था कि स्ट्रगल का मतलब है अपने आप से स्ट्रगल करना, बाहर के लोगों के साथ स्ट्रगल नहीं करना। बाहर के लोगों के साथ आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना भी कुछ कर लो उनके ऊपर आपका बस नहीं चलेगा। आपका बस सिर्फ अपने ऊपर चल सकता है। अपने आप को जानना, समझना, फिर अपने आप को परखना, ये सारे फैसेट्स हैं स्ट्रगल के। ये अपने साथ ही करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि इसका कभी अंत होता है, ये चलता ही रहेगा। ये इसका अंत तभी होगा जब आप एक दिन ऊपर जाने का टिकट कटवा लोगे। थैंक यू सर। सर आपसे मेरा एक और सवाल था कि सर जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंस्पायरिंग एक्टर्स भी होंगे जो कि आगे करना चाहते होंगे, काम करना चाहते होंगे, सर आप उनके लिए कुछ टिप्स दे सकें? यार टिप्स, अब हाँ आपने खुद ही स्ट्रगल करो और ऑनेस्टी मत छोड़ो। जो डोंट लुक एट वेयर यू वांट टू बी, कहाँ जाना है ये नहीं देखना चाहिए, क्या कर रहे हो ना उस पर अगर ध्यान दोगे ना तो अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ जाना है। तो वो जो ऑनेस्टी है काम के प्रति वो रखेंगे तो। जी मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता हूँ। जी मैं वहाँ थिएटर से मास्टर्स कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपनी एज के कैरेक्टर करता हूँ तो मुझे बहुत समस्या घटित होती है, क्योंकि अपनी एज में खुद को ना दिखकर कैरेक्टर में दिखाना बहुत कठिन सा होता है। तो सर जब आप जिस एज में हैं या आप मेरी एज में थे, यानी कि मैं 24 ईयर ओल्ड का हूँ, तो सर एज इट इज़ कैरेक्टर ना खुद व्यक्ति ना दिखकर कैरेक्टर दिखने में सर उसके लिए कुछ राय लेना चाहता हूँ सर। उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आई या मेरे पास कोई कैरेक्टर आया, ठीक है, मैं उसको अपने आप से कंपेयर करता हूँ कि ये जो कह रहा है वो मैं कभी ऐसी सिचुएशन में कहूँगा कि नहीं कहूँगा। तो मान लो मैं नहीं कहूँगा, तो मैं उस तरीके से फिर उसको सीखूँगा कि वो क्यों कह रहा है। हर वही मैंने पहले भी कहा था, राइटिंग में हर लाइन का एक मतलब होता है। अगर वो लाइन, हर डायलॉग, हर सीक्वेंस अगर उस तरीके से लिखा गया है तो आपको, आपका धर्म है कि आप उस चीज़ को पहले समझो कि वो क्यों लिखा गया है, वो क्यों ऐसे बोल रहा है। क्योंकि पॉइंट बातों में नहीं है, पॉइंट डायलॉग बोलने में नहीं है, पॉइंट इसमें है कि आप वो डायलॉग क्यों बोल रहे हो, आप वो बात क्यों कर रहे हो। तो एक बार आपको वो बात क्यों कर रहे हो समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप करने लग जाओगे फिर उसको। फिर ऐसे ही आप सीरीज़ ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स बनाते हो अपने दिमाग में कि ऐसे करना है, ये नहीं कर सकता, ये आदमी ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। तो आपको पूरा मैप बनाना पड़ता है कैरेक्टर का अपने दिमाग में। मैं ज़्यादा कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स का अपना अपना अलग अलग तरीका है करने का। बट आई थिंक स्क्रिप्ट की जो चॉइस है ना वो अच्छी होनी चाहिए कि आप ये कहानी करना चाहते हो, आप इस कहानी में एक्टिंग करना चाहते हो। जैसे तिकड़म की कहानी है, ये मैं बहुत काम कर रहा था, इनका मेरे पास इनवाइट आया कि इसमें अगर हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, मेरे दिमाग से भी निकल गया। बट क्योंकि इन्होंने एक प्रेजेंटेशन भेजा था और कहानी का 2-3 लाइनें ही थी उसमें, वो मेरे दिमाग में रही वो, तो मैं ढूंढ के फिर वापस इनको ढूंढा, तब जाके मुझे काम मिला तिखड़ा में। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन्होंने मुझे काम दिया। मैंने तो इनसे पूछा भी था कि ये सब विलेन के रोल करने के बाद कैसे ले लिया आपने मुझे, सीरियस। तो मतलब क्यों लिया आपने मुझे, इसका क्या जवाब है आपके पास सर? हैं? मुझे लगता है जो स्टीरियोटाइपिंग हमारे देश में होती है, जो हम एक किरदार को एक रूप में देख लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर वही करवाते रहते हैं उनसे, ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस है। कि और ये मुझे इनसे पहले ना, ये बात मुझे अमरीश पुरी को देख के समझ में आई थी। जब आपने गर्दिश में अमरीश पुरी को देखा था ना, तो आपको लगा था यार ये क्या करियर हो सकता था। ऐसा नहीं है कि करियर नहीं था, कमाल करियर था, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता था उनके साथ, लेकिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आप एक आदमी को विलेन के रूप में एक्सेप्ट करके फिर उसे विलेन ही बनाते जाते हैं। तो मुझे लगता है जो अच्छे एक्टर होते हैं, जैसे ये फिल्म में कॉमेडी भी है, इमोशन भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वैसे ही एक्टर का भी बहुत सारा रेंज होता है। हम हर तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव भी है, हमारे अंदर नेगेटिव भी है।
तो मुझे लगता है कि वो एक्टर को हम ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डायरेक्टर्स को हम ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो भी स्टोरी टेलर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये अगर ये कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर Okay. मेरा नाम गुरलाल सिंह है और मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता हूँ और सर मैं मास्टर ऑफ म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो सर एक मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन है इस मूवी को लेके। जैसे आपने सर चीनी का करैक्टर रखा, उसके डायलॉग्स थोड़े क्लियर नहीं है, तो उसमें दिखाया जाता है कि उसके जो भाई है समय उसे उसकी समझ आती है, तो सर उसे सच में समझ आती है या वो एक गैस ही मारता है खुद? नहीं, उसे समझ में आती है बात, उसे समझ में आती है, वो चाहे माने या ना माने। जैसे दिमाग को दिल की बात हमेशा समझ में आती है, जी सर। लेकिन दिमाग एक्सेप्ट करना चाहता है नहीं चाहता वो एक अलग चीज़ है। जैसे बीच में वो लड़ता है चीनी से, फिर वो इवेंचुअली एक साइड पे आ जाते हैं, तो वो नहीं, उसको समझ में आती है। वो तुक्का, जैसे ये बोलता है ना, तुक्का मार रहा है, तुक्का नहीं मार रहा है वो, जी सर, उसको समझ में आती है। थैंक यू सर। थैंक यू गुलाल जी। गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक हुसैन और मैं बांग्लादेश से हूँ। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में थिएटर में मास्टर्स कर रहा हूँ। तो जैसे कि दोनों सर ने बताया इससे पहले कि क्यूरिसिटी ज़्यादा होते इंसान के अंदर, तो मेरे दिमाग पे दो सवाल है पहले से ही। पहला सवाल तो यही है कि जिन बच्चों ने एक्टिंग किया इस फिल्म में, उनके लिए अलग से मतलब उनको लेके अलग से रिहर्सल करना पड़ा कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात, ये फिल्म कितने दिन के शूटिंग में ख़त्म हुआ स्टार्टिंग से एंड तक? फिल्म की शूटिंग 31 या 32 दिन में ख़त्म हुई टोटल। एक दिन हमने बम्बई में शूट किया, बाकी सारे दिन हम उत्तराखंड में ही थे। दूसरी बात की रिहर्सल बच्चों के साथ, तो रिहर्सल मतलब मुझे लगता है ये हर एक डायरेक्टर का अलग प्रोसेस होता है। कुछ लोग बहुत रिहर्सल करना चाहते हैं, कुछ लोग कम रिहर्सल करना चाहते हैं। मैं उन डायरेक्टर्स में से हूँ जो कैरेक्टर के बारे में बात तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन सीन रिहर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि स्पेशली आप जब बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो एक मैकेनिकल बन जाती है चीज़, मुझे लगता है। मैं हो सकता है इस बारे में गलत ही हूँ। तो हमने बहुत कम सीन रिहर्स बहुत कम किए, 1 2 3 ज़्यादा 3 सीन हमने जो थे हम रिपीट करके रिहर्स कर रहे थे, जस्ट टू गेट इनटू द सेंस ऑफ इट। क्योंकि जो एक स्पॉन्टेनिटी है, जो एक लोकेशन पे जाके आती है बहुत सारी चीज़ें, तो इनके साथ जैसे अमित के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी हमने बहुत डिस्कस बहुत किया कैरेक्टर को। और जो सीन भी हमने किए, रिहर्सल किए, वो फिल्म के सीन नहीं थे, वो हमने बना के किए ताकि हम फिल्म के सीन्स में ना घुसें उस वक्त। फिल्म के सीन्स में हम तभी घुसे जब हम लोकेशन पे पहुँचे, ताकि कैरेक्टर आप समझ जाएं लेकिन आप सीन याद ना कर लें, क्योंकि वो याद करने पे फिर वो स्पॉन्टेनिटी चली जाती है उसकी। तो हमने बहुत रिहर्सल नहीं किया एक्चुअली, फिल्म के सीन तो नहीं किया रिहर्स। जो भी रिहर्सल किया वो उनके आसपास की नई सिचुएशन बना ली कि आप तीनों आज इस बारे में ये सब कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उस तरीके से। थैंक यू सर। सर Yes, मेरा नाम नीरज है। मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बेहतरीन पिक्चरों में से ये थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि जब हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, जब भी किसी भी कंटेंट के ऊपर डिसीजन लेते हैं, आप डायरेक्टर हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर और आपसे ही शुरुआत होती है। तो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि ऐसा कंटेंट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत जेन्युइनली बड़ी सही बात बोल रहे हैं आप। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सक्सेस एंड फेलियर, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, तो सक्सेस एंड फेलियर हम दोनों को ही कंसिडर करते हैं। एक ये सबसे बड़ा स्टेक जो होता है इसमें, जो मूवी बनाने में, जो कंटेंट आप बनाते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। एक्टर्स तो अगर मान लीजिए फिल्म नहीं भी चले, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें मूवी बिल्कुल भी नहीं चली पर उसके गाने बहुत पॉपुलर हो गए, उसके करैक्टर बहुत हिट हो गए, लोगों ने कहा मूवी चाहे नहीं चली पर ये एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। तो सबसे बड़ा जो दाग आता है वो सबसे बड़ा डायरेक्टर के ऊपर आता है कि जी मूवी अच्छी नहीं बनी है। तो आपके दिमाग में क्या था जब आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अपना डिसीजन लिया? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका एक कोई पॉइंटेड आंसर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की इसकी। ये जो डर है वो हमेशा रहता है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आप जब तैयार हो जाते हैं मेंटली, तो वो तैयारी तब होती है जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप बना ही नहीं सकते किसी और के लिए फ़िल्म। आपको फ़िल्म एक तरीके से अपने लिए ही बनानी पड़ती है, और जब आप
आपको लगता है कि यार ये फिल्म आप ऑनेस्टी से बनाइए, जितना आपको लगता है कि यार मैंने सब जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मैंने इनको भी कहा कि आप एंड प्रोडक्ट के लिए अगर बनाने जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो तरीके से कुछ होता है, हासिल कुछ होता है। आप ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप उसको ये करते हैं कि चलिए OTT पे आएगा, थिएटर में आएगी, इसका ये मैथ्स है, इसकी इकोनॉमिक्स है, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एज अ क्रिएटिव पर्सन आप ये देखते हैं कि यार क्या ये मेरे दिल को छू रहा है, और आप उम्मीद करते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं आप एज अ डायरेक्टर या राइटर, कि अगर आपके दिल को छू रहा है तो आपके जैसे और बहुत लोग होंगे जिनके दिल को छुएगा। यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। और आपको अगर लगता है कि हाँ यार मुझे लिखते वक्त वो फीलिंग आ रही है, या जब ये बच्चे वहाँ कर रहे हैं, या जब सर कर रहे हैं वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ये अगर मुझे देख के फीलिंग हो रही है, तो आपको ये विश्वास रखना पड़ता है कि ऑडियंस को वो फीलिंग होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको फुल प्रूफ करने का। इसीलिए इसे आर्ट कहते हैं कि आप और मुझे लगता है कि जो भी फिल्म बनाता है, फिल्म एक बने, उसका क्या होता है नहीं होता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर आदमी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है। तो अब वही है कि आप जो बना रहे हैं वो कितने लोगों से कनेक्ट होती है, कितनी आपने उसको उसके अंदर ऑनेस्टी से आपको बनाया। और फिल्म के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक फिल्म को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कई बार बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ फिल्म शुरू होती है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, लेकिन माहौल कभी ख़राब हो जाता है, कभी फाइनेंस की वजह से कुछ हो जाता है, कभी 4 एक्टर अच्छे होते हैं लेकिन 2 कुछ बिगड़ जाती हैं चीज़ें, डायरेक्टर और राइटर्स के बीच में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है वो जो माहौल है, वो ये सारी चीज़ें, जब एक अच्छी फिल्म बनना एक मिरेकल ही है कि आप सब चीज़ें साथ में आ जाती हैं। लेकिन हम वैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि हम कुछ और कर नहीं सकते, हमने चुना है अपने आप को टॉर्चर करना, तो हम टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप को। थैंक यू नीरज सर। सर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, मैं सौरभ सागर, मैं भी थिएटर डिपार्टमेंट से हूँ। सर मेरा सर अमित सर से है कि जैसे ये फिल्म बहुत इमोशनल है और हर सीन में मतलब इमोशन फुल है, तो आपका क्या अप्रोच रहता है एक सीन को मतलब बार बार रिटेक करना? अगर कुछ गलती होता है तो बार बार रिटेक लेते हैं, तो फिर से उस जोन में घुसना और मतलब उसी इमोशन के साथ कैसे आप उस चीज़ को अप्रोच करते हैं सर? आपका क्या तरीका है, और किसी न्यू कमर को आप कैसे एक टिप्स देना चाहोगे? यार यही तो क्राफ्ट है ना, यही तो, इसीलिए तो हम लोग एक्टर हैं। तो यही क्राफ्ट आपको होन करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि आप बार बार जब हो, जैसे कि वो सीन था जब मैं जा रहा होता हूँ और चीनी रोक रही होती है, और तो वो क्या है कि सर ने वो सीन कोरियोग्राफ नहीं किया बिल्कुल भी, तो जो हो रहा था वो हो रहा था वहाँ पे। तो कभी कभी क्या है कि हेल्प हो जाती है आपकी, कि हम जैसे सारे सब एक साथ ही रह रहे थे, एक छोटे से विलेज में वहीं शूट कर रहे थे, 32 दिन 33 दिन सब वहीं रहे साथ में, तो एक साथ में ही एक बहुत बहुत अच्छा पारिवारिक सा एक स्पेस हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ चीज़ों में, क्योंकि मुझे वो अपनी बेटी लगने लग गई थी उन दिनों में, यू नो। बट कुछ चीज़ों में फिर आपको क्राफ्ट लाना पड़ता है, जैसे कि कुछ सीन है कि आपको रोना है, अब आपने एक बार रो दिया, अभी दूसरी बार कैसे रोगे, क्योंकि वो इमोशन तो खा गए आप। यस सर। तो उसमें फिर क्राफ्ट आता है, फिर आप कुछ अपने अंदर कुछ टिटिलेट करोगे, कुछ ऐसी मेमोरी लाओगे या कुछ तो करोगे कि जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँच पाओ। और अगर आप नहीं रो पा रहे हो तो फिर आपको नहीं रोना चाहिए, क्योंकि फिर वो नकली लगेगा, यू नो। तो ये आपको क्राफ्ट होन करना पड़ता है, और करते करते हो जाती है प्रैक्टिस यार। सर मैं पीयूष सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से आया हूँ। अमित सर, विवेक सर, आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरा प्रश्न अमित सर से है कि चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, अ सिंपल मर्डर हो, जामताड़ा हो, इसमें सारे नेगेटिव कैरेक्टर और उसके बाद नेगेटिव आपकी भाषा में ग्रे कैरेक्टर, और इधर तिकड़म में एक मतलब हम देख ही चुके हैं, उसे नाम देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो सर हर कैरेक्टर में हम उसकी रचना प्रक्रिया के ऊपर जाए या उसे निभाने के ऊपर जाए, उसमें स्वयं का कितना 1% होता है, क्योंकि अदाकार तो वही है ना दोनों जगहों पर, तो एक स्वयं का उसमें कितना भाग होता है, और एक एक्टर की उसमें जो कैरेक्टर को बनाने की पूरी प्रक्रिया है, कैरेक्टर निर्माण जब हम करते हैं, तो वो % कितना है और स्वयं का उसमें आप कितना डालते हैं, तो उससे क्या परसेंटेजेस में बात नहीं कर सकते इसके बारे में, यू नो। वो हिट एंड ट्रायल होता है, वो आपको प्रैक्टिस करके या तो फिजिकली या अपने दिमाग में वो करना पड़ता है उसको रियलाइज़ करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बोला था, किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि अगर आप कुछ कैरेक्टर कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं अपने आप से तुलना करता हूँ उसकी पहले,
कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा और ये क्या कर रहा है। तो अगर हम दोनों सेम कर रहे हैं तो चलो ये एक चीज़ साइड हो गई। अब एक कुछ और सिचुएशन आई कि मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा, वो कुछ और कर रहा है, जो लिखा हुआ है कुछ और, तो फिर मैं वो बनूँगा। तो अब मैं अपने दिमाग में मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना, उस कैरेक्टर का। तो आपको दिन पर दिन पढ़ के, रिहर्सल करके, अपने डायरेक्टर से बात करके, अपने साथ बात करके वो मैप, रोड मैप बनाना पड़ता है। और वो रोड मैप जब बन जाता है तो फिर आपको वो धागा पिरोना पड़ता है उसके अंदर। तो वो ये सब चीज़ें क्राफ्ट के साथ ही एसोसिएटेड हैं, आपकी प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है। यही करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। हमारी ऑडियंस में से जिन्होंने क्वेश्चन पूछे सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और थैंक यू सर, थैंक यू।